अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं और रीड आउट कर रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी क्रिटिकल और इसकी जो एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं जो लास्ट स्टडी टॉपिक्स हैं। हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम दैट इज़ अबाउट द व्हाट टू डिस्काउंट। जब भी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी आपने सरमाया लगाना है, कहीं भी कोई परचेज करना है बिजनेस या कॉर्पोरेशंस के लिए, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, हाउ दे गोइंग टू स्पेसिफिकली कैलकुलेट दैट फिगर विच मस्ट बी डिस्काउंटेड। और उस बेसिस पे हमने देखा कि जो कैश फ्लो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आइटम दैट इज suitable in calculating the present value, right? And then we discuss about the project. हमने प्रोजेक्ट की तरफ भी देखा, IMNC प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन और टैक्स जो शील्ड है उसका इफेक्ट देखा कि जी आपका कैसे एक्यूमुलेट होता है, और हमने जो कैश फ्लो है कैसे वो इंक्रीज होती है। और फिर हमने देखा कि जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर जो डिक्रीज है या जो इसके अंदर इंक्रीज है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स है वो अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज है, और उसका जो ऑफसेट कर सकता है इफेक्ट दैट इज बेसिकली द अकाउंट पेएबल। तो आइए दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं जो आज डिस्कस करेंगे। एंड द टुडे स्टडी टॉपिक्स आर प्रोजेक्ट एनालिसिस, द प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, टाइमिंग, फ्लक्चुएशन, लोड फैक्टर्स। और ये दो तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर हम ये आइडलाइज करेंगे कि जो आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसका एनालाइज करने में क्या क्या जो एनालिसिस है उसका, और उसको डिटेल के अंदर आगे जो चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। इसको हल्का फुल्का हम देखेंगे। वी गोइंग टू गो थ्रू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड देन वी गोइंग टू गो थ्रू विद द प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, कि वो जो प्रोजेक्ट इंटरेक्शन है व्हाट इज दिस, जो कि हम ये जो 5 आपको एलिमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, जो आपको हेडिंग्स गिवन है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट सिस्टम क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या है, प्रोजेक्ट इंटरेक्शन क्या है, टाइमिंग्स एंड फ्लक्चुएटिंग लोड फैक्टर्स, इनको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट एनालिसिस, ऑन एन एनालिसिस ऑफ IMNCs Guano project, you started with simplified statement of assets and income for the project that you use to develop a series of cash flow forecast। और इसमें हमने देखा कि जनाब जो भी एक प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर जो हमने IMNCs Guano प्रोजेक्ट में देखा था, उसमें हमारे पास एसेट और इनकम था जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपके आइटम्स से। और उस पर हमने देखा कि जब यू गोइंग टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट और उसके अंदर जो एसेट और इनकम है, हाउ यू गोना यूज दोज बोथ ऑफ देम इन ऑर्डर टू डेवलप ए सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। और हमने देखा कि उसके अंदर क्या क्या एक्यूमुलेट किया, वर्किंग कैपिटल का क्या इफेक्ट था, और फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन का देखा, टैक्स शील्ड का इफेक्ट देखा, एंड देन वी कम टू दी फिगर विच इज बेसिकली द कैश फ्लो। और उसको जब डिस्काउंट किया तो जो कि एक बिफोर और आफ्टर जो आपके टैक्स शील्ड था, जिसके अंदर आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें हमने देखा कि उसके अंदर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर चेंज आता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो टैक्स शील्ड है, जो टैक्स पर्पज है, उसमें मार्जिनल टैक्स है। इफ उसके अंदर आपको कैसे प्रॉफिट या आपका कैसे अर्निंग्स का जो फिगर है उसके अंदर आपको टैक्स कम देना पड़ता है, क्योंकि कहाँ पे आप 100 रुपये पे दे रहे हो, लेट्स अज्यूम, या $100 पे दे रहे हो, या फिर आप जब उसके अंदर 10% डेप्रिसिएट है तो 90 पे जब आप टैक्स दोगे ऑब्वियसली वो अमाउंट कम होगी। You are lucky to get away with just 2 NPV calculations. In real situations, it often takes several tries to purge all inconsistencies and mistakes. Now, obviously, जो project analysis है, this is very important and very critical area, क्योंकि आप analyze करना चाह रहे हैं एक project को, and project हमने देखा that is basically a capital investment। और ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, एंड देन जो फाइनेंसिंग डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजर का, तो ये ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड विद द सेम कॉन्सेप्ट फिनोमेना कि जो आप कैपिटल है दैट इज ए ओन्ड अमाउंट,
दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑन द शोल्डर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर एंड द कॉर्पोरेशंस। और उसको एनालाइज करने के लिए जैसे हमने एनालाइज किया कि जी आपकी डेप्रिसिएशन और टैक्स सिस्टम को देखा और टैक्स शील्ड को एडवांटेज किया और हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू था वो आपके पास इंक्रीज आई इन लेटर पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। तो ये इस चीज की तरफ आपको डायरेक्शन या डायरेक्ट कर रही है कि आपका जो प्रोजेक्ट एनालिसिस है वो इतना सिंपल नहीं है, दैट इज बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। और इन द रियल वर्ल्ड इसके लिए काफ़ी आपको एफर्ट दरकार होती है और बड़ी कंसिस्टेंसी से चलना पड़ता है ताकि मिस्टेक्स जो हैं आप कम से कम करें। और इसकी वजह से आपको जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप रियलिस्टिक कैलकुलेशंस करते हैं और उस रियलिस्टिक कैलकुलेशंस की वजह से आपकी जो आगे आने वाला एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो आपको यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट। Now, then there are what if questions. For example, if the inflation ranges at 15% per year rather than 10, what if technical problems delay startup to the year 2? What if gardeners prefer chemical fertilizer to your natural product? I mean, इधर एक आपको different जो project analysis का हिस्सा है उसको अंदर आपको बताने की कोशिश की गई है कि इसके अंदर ifs and buts काफ़ी हैं, you know, you got to understand the concept कि जनाब इसके अंदर आप अगर ये हो गया अगर वो हो गया तो इसके अंदर जो बताया गया कि जो फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन जो है दैट शिफ्ट्स द गेयर्स, यू नो, वो पहले 15% है चली गई है, पहले 10% थी अभी वो 15% हो जाएगी, या वो एस्टिमेटेड है कि 15% हो जाएगा जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, तो फिर हाउ इट गोइंग टू इफेक्ट योर कैलकुलेशन। सेकंड बेट के अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इन डिलेइंग एंड स्टार्ट इन द ईयर 1, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने जो अपनी बेस्ट एस्टिमेशन की है कि नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द ईयर 2000, लेट्स सपोज 2014 एंड वी गोइंग टू इनिशिएट इन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, व्हाट इफ कि जनाब वो आप उसके एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर करें या स्टार्ट ऑफ द कमिंग इन 2016 की हम बात जब करते हैं। तो इन दीज प्रोसेस के अगर आप ईयर 2 के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ईयर 1 या क्रॉसपॉन्डिंग ईयर्स के अंदर कर रहे हैं, सो दैट गोइंग टू कॉस्ट कैलकुलेशन एज वेल, क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी एनुअल बेसिस पे जो चेंजिंग आएगी दैट गोना रिफ्लेक्ट इन योर पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। और इसी की बेस पे उन्होंने कहा कि जी गार्डनर्स प्रेफर केमिकल फर्टिलाइजर्स टू योर नेचुरल प्रोडक्ट, कि जो अगर वो केमिकल है इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें फैक्टर ज़्यादा है और इसके अंदर आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है, दैट गोना इंक्रीज योर कॉस्ट सिस्टम एज वेल। सो यू गॉट टू आइडलाइज, यू गॉट टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग इट। और इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल दी गई है कि आपका कोई भी गार्डनर है दैट प्रेफर केमिकल फर्टिलाइजर्स टू योर नेचुरल प्रोडक्ट, आपकी कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है आपकी उसको से प्रेफर करके अगर वो केमिकल प्रोडक्ट यूज करता है दैट प्रूव्स टू बी एक्सपेंसिव, प्लस दैट इज समहाउ ए क्वालिटी इनहेंसर एज वेल, ठीक है, जो प्रोडक्शन के अंदर भी आपको काफी फायदेमंद साबित होगी। तो उस बेसिस पे आपने कॉस्ट को भी एनालाइज करना है। सो हमने देखा कि इस जो प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर है यू गॉट टू ये एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है, इसके अंदर आपको मल्टी स्किल्ड जो रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर जो मैनेजर है यू गॉट टू फोकस नॉट ओनली वट एवर द इंटरनल मैटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि जो फैक्टर्स होंगे प्लस द एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल दैट गोइंग टू इफेक्ट कि जी उसकी जो एक आपकी जो एक फिजिबिलिटी है, जो एक प्रोसेस है वो कैसे इफेक्ट होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कि जनाब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। और हमने देखा जो एक आपका प्रोजेक्ट इंटरेक्शन है, हाउ यू गोइंग टू डिफाइन दैट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। उसी के अंदर हम देखते हैं कि जनाब आपके पास लेट्स से कि डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और उसके अंदर यू गॉट टू चूज एनी वन ऑफ देम और विच वन इज द बेटर वन। सो इन दिस सिचुएशन दिस इज वन ऑफ द you can say that the project interactions, and when there is an interaction going on between the project, now on that basis how to choose them, right जी। और हम देखेंगे कि जनाब इसके अंदर one of the most important concept is equivalent annual cost। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि जनाब what is it basically, आइए इसकी definition देख लेते हैं। The cost per period with the same present value as the cost of buying and operating a machine। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब आपके पास पर कॉस्ट जो भी पीरियड वाइज है, लेट्स से ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, यू गॉट टू इक्वलाइज इट, उसको सेम आप ले आते हैं कि वट एवर द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड ऑपरेटिंग ए मशीन, उसकी जो भी एक बाइंग मशीन की जो एक बाइंग आपकी कैपेसिटी है या जो उसकी प्राइस होगी, ठीक है,
दैट ऑपरेटिंग मशीन, जो टेंजिबल आप एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, या फिर इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज द एनुअल कैश फ्लो सफिशिएंट टू रिकवर ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जनाब ये आपके वो पे ऑफ्स हैं ईयर वाइज एनुअल बेसिस पे, जो कि आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कि कोई भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया इन ऑर्डर टू परचेज द टेंजिबल एसेट, उसको इक्वलाइज कर दें, उसको रिकवर कर सकें, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, जो भी इसकी कॉस्ट लगी है कैपिटल की, प्लस द इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमिक लाइफ, जो भी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लेट्स से कि जनाब कोई भी एक एसेट है उसकी हमें पता है एक लाइफ होती है, एक सॉलिड वैल्यू होती है, एक जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ, और यही जो इकोनॉमिक लाइफ है उसकी बेसिस पे जब आप चलते हो, आप कहते हो कि जनाब ये 10 साल 15 साल 5 साल 3 साल के बाद इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसको सोल्ड आउट करना है, तो उसको जब इक्वल करते हैं आप, जो आपकी एनुअल कैश फ्लोज हैं, दैट इज बेसिकली समहाउ नोन एज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि जनाब एनुअल कॉस्ट इट कैन बी कैलकुलेटेड एज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, कि जनाब आपके पास जो भी एनुअल वैल्यू है कॉस्ट की, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकल रही है, डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, जो भी एन्युटी फैक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो चीज मॉनिटर करनी है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, कि जनाब आपकी स्प्रेड हुई हुई है 5-6 सालों के लिए, तो आप उसको जब प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे, जब आप उसको पीछे लेकर आएंगे, जब आप उसको डिस्काउंट करेंगे, तो यू नीड ए एन्युटी डिस्काउंट फैक्टर या एन्युटी फैक्टर, कि जिसकी बेसिस पे आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स go through with the example choosing between long and short lived equipment. Let's suppose given the following cost of operating 2 machines and a 6% cost of capital with their given equivalent annual cost analysis given. ठीक है जी, अब यहाँ पे जनाब जो हमें दिया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि जनाब आपके पास 2 मशीन है और इस पे हमने देखा कि अच्छा जी, इस पे हमने देखा कि जी गिवन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग 2 मशीन्स एंड 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड हमें पता है कि जनाब ये दिस इज मशीन ए एंड दिस इज मशीन बी, ईयर आपके यहाँ पे गिवन है, दैट इज बेसिकली 1 to 4 years, और यहाँ पे ये स्प्रेड किया गया है कि दैट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन गिवन, ये आपकी डिफरेंट ईयर्स की कॉस्ट गिवन है, राइट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट है, एंड दिस इज द मशीन बी, इसकी ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे दिस इज बेसिकली नील, एंड दिस इज बेसिकली समहाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट डिस्काउंटेड एट 6%, और इसकी जो आपने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है वो फाइंड आउट की हुई है, वही फार्मूला जो कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपकी कॉस्ट है, जो एनुअल कॉस्ट है, डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। अच्छा, इसको हम आगे जाकर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि शुड वी टेक मशीन बी द वन विद द लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, नॉट नेसेसरीली बिकॉज बी विल हैव टू बी रिप्लेस ए ईयर अर्लियर देन ए। इसमें आप देखें जो मेन है, यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया था कि जनाब ए और बी है, और इसकी जो बी की है, अगर मैं इधर लिखता हूँ जनाब कि जी डिस्पोज एट, अच्छा जी 2 हैं आपकी, एक ए मशीन है एक बी मशीन है, और इस पे हमने देखा कि ए इज डिस्पोजिंग एट ईयर 4 एंड बी इन द ईयर 3, राइट। तो इसकी जो हमने कॉस्ट फाइंड की, और इसको हमें पता है कि जनाब प्रेजेंट वैल्यू जब हमने इसकी फाइंड की, दैट इज ए 21 विच इज मिनिमम कॉस्ट, एंड दिस 28, लेट इट बी इन 1000, सो दैट इज मच मोर प्रेफरेबल। और लेकिन हमने देखा कि दिस इज बेसिकली गोइंग टू डिस्पोज ऑफ इन ईयर 4, अदर एंड द अदर वन द मशीन ए इज डिस्पोजिंग एट ईयर 5, क्योंकि ये 4 के बाद 5 इन 5th ईयर जो एक है, that is disposing in year 4, and the dispose of अगर हम यहाँ पे देखें तो that is basically cost के बाद
year 5 and that is somehow year 4 at the B. And this EAC, that is 10.61 and 11.45 is the equivalent annual cost, क्योंकि आप इसको इक्वल बेसिस पे करेंगे और आपके पास क्वेश्चन ये कि आया कि आप बी जो मशीन है उसको प्रेफर कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट कम है लेकिन वो डिस्पोज ऑफ हो रही है इन लेट्स सपोज ईयर 4, और इसके अंदर यही बताया गया है कि जनाब नॉट नेसेसरी बिकॉज बी विल हैव टू बी रिप्लेस ए ईयर अर्लियर देन ए, and machine with total present value cost of 21,000 spread over 3 years 0, 1 and 2 is not necessarily better than a competing machine with present value of 28,000 something spread over 4 years, right? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगेन अगर हम चलते हैं तो इनका आर्गुमेंट जो हमने देखा that is basically जो A machine है that gives you more benefits in future, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है इज ग्रेटर, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बी मशीन. So on that basis you cannot prefer or simply on the basis of what exactly the present value जो कि आपकी जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बेसिस है और जो कि हमें पता है 21,000 समथिंग. ऑब्वियसली यू कैन प्रेफर दैट जो कि उसकी कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट गो फॉर इट एंड इन दैट बेसिस यू गॉट टू आइडियलाइज कि व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, कि जब हम इसको इक्वलाइज बेसिस पे करेंगे सो इन दैट केस ए इज ऑलवेज प्रेफरेबल. और वही जो इकोनॉमिक हमने बेनिफिट की बात की या इकोनॉमिक लाइफ की बात की और उसकी बेसिस पे यू कैन इजिली we have to convert total present value cost to a cost per year. अब आप इसको spread करेंगे per year cost पे, that is to an equivalent annual cost, and for machine A the annual cost turns out to be 10.61 or 10,000 per year calculated earlier. The present value of annuity and the present is equal to present value of A's cost which is equal to 28.37 जो कि हमने यहाँ पे find किया. Let's say कि जी present value of जो A cost थी discounted at 6% जो हमने फाइंड किया और एन्युटी पेमेंट से जब मल्टीप्लाई करें 3 ईयर एनुअली फैक्टर एन्युटी पेमेंट, दीज आर बेसिकली द एन्युटी पेमेंट विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 28.37. और इसको जब हम जनाब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही जो है द एनुअल कॉस्ट टर्न आउट टू बी 10.61 जो कि हमारे पास एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, दैट्स 10.61%. तो उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला ये गिवन है और जब हम फाइंड करेंगे द एनुअल फैक्टर इज 2.63 फॉर 3 years एंड एट 6% रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन्युटी पेमेंट इज 28.37. डिवाइड करेंगे विद द एन्युटी फैक्टर यू गेट द EAC इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. इक्वल एनुअल कॉस्ट क्यों? क्योंकि जब दिस इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, ऑलराइट, एंड दिस व्हाट गिव्स यू द आइडिया कि हाउ टू चूज इन बिटवीन द बेस्ट अल्टरनेटिव्स. और जब प्रोजेक्ट आपका ए है और ये रियल एसेट की बात हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि रियल जो एसेट है जिसके अंदर आपकी मशीनरी प्लांट एंड उसके अंदर जो टेंजिबल एसेट है स्पेसिफिकली, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसको आपने रिलेट कैसे करना है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, विच वन इज मोस्ट प्रेफरेबल choice. और इसके अंदर when there is interaction going on you got to prioritize your best option और उस basis पे how you do it, the best possible ways somehow is to calculate the equivalent annual cost. और उस basis पे you got to understand कि what is your spread year जो economic life है, पहले you got to calculate the economic life of respective machines जो आपके assets हैं, जो आपके tangible assets हैं. एंड आफ्टर दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जनाब उसको आपने स्प्रेड करना है कॉस्ट को पर ईयर बेसिस पे. और हमने ये देखा जब आप प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं तो दैट इज बेसिकली योर एन्युटी पेमेंट. और इसी पेमेंट को जब आप डिवाइड कर रहे हैं जो आपका बेसिकली एन्युटी फैक्टर है यू गेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, सिंपल इज दैट. और इस बेसिस पे जब हम रिपीट करेंगे कैलकुलेशंस अगेन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जनाब फॉर बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ annuity payment of B is equal to
21.00, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपका फैक्टर होगा लेट इट बी एनटी फैक्टर AF एट ईयर 4, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा दैट गिव्स यू द आइडिया ऑफ 11.45। तो पता ये चला कि विच वन इज द बेटर चॉइस, ऑब्वियसली द A नाउ, बिफोर दैट द B वाज द चॉइस। लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं कि जो इकोनॉमिक लाइफ है दैट मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रियल एसेट एंड यू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट। और इसके बेसिस पे हमने जो यहाँ पे लिखना है, जो कैलकुलेट करना है, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि जनाब इकोनॉमिक लाइफ ऑफ A is greater than economic life of B, right? And this is why this is showing that कि जनाब EAC is less of A than EAC of B. तो obviously आपके पास जो बेस्ट चॉइस है is मशीन है, राइट? तो इसमें दो तीन चीजें आपने यहाँ पे रिलेट करनी है, एक इकोनॉमिक लाइफ एंड equivalent annual factor. Now the machine A is better because its equivalent annual cost is less. Of course 10,000 something versus 11,000 for machine B. In case the annual cost of machine A has a rental charge, then now we have considered that there is no rental charge whatsoever, but let's suppose any manager or financial manager being a part of that unit, he is the whole owner of it and he can rent it out, or इस पे जो annual cost of machine has a rental charge, let's suppose, and financial manager has to make sure that the rental payments are worth 28,370, the total present cost of the machine A. Again कि जनाब वही जो कॉस्ट है, वो जो मशीन कॉस्ट पड़ रही है, अब जो अगर उसका रेंटल कोई चार्ज है लेता है फाइनेंशियल मैनेजर, तो ही मेक श्योर कि जो पेमेंट उसको मिल रही है दैट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन ए, दैट इज हैज टू बी $28.3370. ऑब्वियसली जो भी पेमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करेगा उसकी कॉस्ट के साथ एटलीस्ट होना चाहिए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, एंड समहाउ यू रेंट इट. ठीक है, आपके पास जो मशीन है आपके पास जो डिफरेंट है, इफ यू टेक और गो एंड एनालाइज इन ए डिफरेंट वे, जिसके अंदर वो रेंटल प्रॉपर्टी कह रहा है और रेंटल वो एसेट कह रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, सो इन दैट बेसिस द पेमेंट वट एवर यू गोइंग टू रिसीव मस्ट बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट वैल्यू ऑफ द cost of that machine A, and select the asset with the lowest fair rental charge, that is the lowest equivalent annual cost. And again जो यहाँ पे क्राइटेरिया है मेन डिस्कस करने वाला वो ये है कि जनाब आपने वो एसेट लेना है जिसका लोएस्ट फेयर रेंटल चार्ज होगा. ठीक है जी, जिसका किराया, जिसका जो रेंटल चार्ज है वो सबसे कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसका रेंटल कॉस्ट सबसे कम होगा उसकी इक्विवेलेंट जो एनुअल कॉस्ट है EAC है वो भी लोएस्ट होगी. So this is very important to consider. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एक और हम देख लेते हैं कि जी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन, या हाउ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जो EAC आपकी कैलकुलेशन है, इन्फ्लेशन का कैसे इम्पैक्ट है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि हमने पिछली एग्जांपल के अंदर जो मशीन A और मशीन B का अभी हमने स्टडी किया, हमने एक केस स्टडी किया जिसके अंदर हमने देखा कि जी मशीन A आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही थी, इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा थी, लेकिन मशीन B जो है वो कॉस्ट बेसिस पे जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी कॉस्ट थी वो सबसे कम थी. एंड अपरेंटली दैट लुक्स टू मी, दैट लुक्स टू अस दैट द मशीन B इज मच मोर प्रेफरेबल, बट दैट वाजंट द केस, क्योंकि देन यू गॉट टू फाइनलाइज योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच machine you should choose in terms of what if we equalize the cost and spread it on the year terms basis, on the annual basis, और उस basis पे जब हमने उसकी present value find out की, तो present value जो उसकी annuity payments है that comes out to be good for the machine B and the good for the and the second choice would be the machine A. लेकिन again यहाँ पे हमने जब इकोनॉमिक लाइफ को देखा तो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर जो जनाब आपकी मशीन B है वो रिप्लेस हो रही थी अर्लियर एज कम्पेयर टू मशीन A, जो कि इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा थी, जिसके बेनिफिट थोड़े से ज़्यादा लेंथी थे, एंड यू गॉट टू आइडलाइज इट. आपने इसी को भी एनालाइज करना है. ऑन दैट बेसिस व्हाट यू डिड,
यू ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, उसके अंदर जो आपने प्रेजेंट वैल्यू थी वो जब आपने उठाई, उसको जब आपने एन्युटी फैक्टर जितनी वो ईयर्स का स्प्रेड किया उसे जब डिवाइड किया तो दैट गिव्स यू द एग्जैक्टली द पेमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स, या वो जो आपको पेमेंट्स देगा। और उस बेसिस पे जब उसने देखा जो कॉस्ट के बारे में बताएगा, जो कॉस्ट निकली, सो दैट टर्न्स टू बी गुड फॉर द मशीन ए। तो जनाब यहाँ पे हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि व्हाट इफ द इन्फ्लेशन कम्स इन एंड जंप्स इन। हमने देखा कि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वी जस्ट कैलकुलेटेड आर रियल एन्युटीज बेस्ड ऑन द फोरकास्टेड रियल कॉस्ट एंड 6% रियल डिस्काउंट रेट, राइट। सपोज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज 5%। जनाब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी दिस इज बेसिकली समहाउ 5%, और उन्होंने कहा कि जनाब जो मशीन ए का जो कैश फ्लो 1 है वो क्या होगा, सो दैट इज कैलकुलेटेड हेयर। ये जो आपकी रियल एन्युटी है जो आपने फाइंड आउट की हुई है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन का, क्योंकि ये जो आपकी रियल एन्युटी है दैट इज ए रियल एन्युटी पेमेंट, दैट 10.61, दिस इज अ कॉस्ट, और उसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज somehow becomes your nominal annuity payments, right जी। and this is very important to consider because कि जब आप इसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालेंगे यू गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई जो कि इसकी फ्यूचर वैल्यू है, तो फिर जनाब आपको आइडिया होगा कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 5%, नो दैट पेमेंट जो एन्युटी आपकी पेमेंट है दैट बिकम्स 11.14। आइए हम ईयर 2 और ईयर 3 की भी रिस्पेक्टिव फाइंड आउट करते हैं। एंड रियल एन्युटी अगेन वही 10.6, और उसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो you get the result of this which is basically again the nominal annuity payment in year 2. Again a same application जनाब, इसको हम एन्युटी जो भी आपकी इन्फ्लेशन रेट है जो 3 इयर्स का है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द रिजल्ट 12.29। एंड फॉर मशीन बी यू सिंपली मल्टीप्लाई रिपीट द सेम फिनोमेना कि जनाब ईयर 1 ईयर 2, नोट दैट द बी इज स्टिल इन्फीरियर टू ए। व्हाई इज दैट? बिकॉज यहाँ पे जब हम कैश फ्लो देखते हैं दैट इज फॉर द ईयर इन इवन दो इन द ईयर 3 इन्फ्लेशन के बावजूद that cost is still, the payment is still 12.28, and if we see that is 12.62. So obviously you can say that A जिसकी cost 12.28 है compared to B जिसकी cost 12.62 है, तो comparing to that is less than the B, and in that basis B is still inferior to A, right? So this is very important to understand कि जनाब आपने जब इन्फ्लेशन का रेट इसके सिंपल डाला, जब इसका इफेक्ट आप फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जनाब बताइए कि जी कौन सी मशीन आपकी बेटर ऑफ है, कौन सी मशीन जिसकी कॉस्ट कम से कम है, ऑब्वियसली उसका भी इफेक्ट सेम रहेगा क्योंकि 5% जो इंक्रीज है दैट गोइंग टू इफेक्ट द पेमेंट्स ऑफ बोथ द मशीन। और जब आप उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया तो पता चला आफ्टर दी कैलकुलेशंस दी मशीन ए ऑलवेज इज बेटर चॉइस, राइट जी। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। नाउ द प्रोजेक्ट इंटरेक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल डिसीजंस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व आइदर और चॉइसेस। अगेन वही हमने जो बात की कि जनाब मशीन ए मशीन बी, लेट्स से अगर आप इसे कहते हैं कि जी आइदर द चॉइसेस, जनाब आपके पास मशीन ए एंड बी, जब इवन दो सी इवन दो डी, जनाब किसको हम चूज करें? ए को है नहीं यार डी सही है, सी सही है, व्हाट अबाउट बी? बी इज द बेस्ट चॉइस, यू नो। सो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इट इंटरेक्शन, द प्रोजेक्ट इंटरेक्शन। और इसके अंदर रियल टर्म्स के अंदर जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं दे आर इन द प्रोसेस वेयर दे आर कीप ऑन negotiating with the different opportunities। और यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज बेसिकली योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, एक लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस हैं, और इस बेसिस पे आइदर और चॉइसेस के अंदर आप घिरे हुए हैं।
So think about in these terms. And mutually exclusive options are simple example of a project interaction, जो कि आपके mutually exclusive projects हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं. For example, A and B machines interact because they are mutually exclusive. Exactly. कि जनाब ये इसलिए आपके interact कर रही हैं क्योंकि they are mutually exclusive, and also because the choice of A or B ripples forward to affect future machine purchases. जनाब कि जनाब A और B वो आपका जनाब फ्यूचर जो परचेजेज है उस पर इफेक्ट कर रही है. लेट्स से कि जनाब हमने देखा A गोइंग टू डिस्पोज ऑफ इन ईयर 5, इन यू कैन से दैट ईयर 4 इन टोटल, एंड ईयर 5 के अंदर परचेजेज है. ठीक है. कंपेयरिंग B जो कि डिस्पोज ऑफ इन ईयर 3 और इसकी परचेजेज ड्यू है 4 में. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर चॉइस, यू रिजेक्ट दिस. और व्हेन यू गोइंग, आप यहाँ पे सेविंग क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली सेविंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर. सो यहीं पे आपको बात कि जब प्रोजेक्ट इंट्रैक्शन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, because your decision not going to affect the whatever the performance of the machine B or machine A in respective. So in that basis, what you choose basically the better option, or in that case, whatever machine gives you the largest or longer economic life, you go for that. Always remember क्योंकि आपने इसको replace करना है. Replace के बाद उसकी purchases हैं. Purchases that is basically somehow the cost to you, cost to the company. और इसी फिनोमेना से, इसी इंट्रैक्शन से यू गॉट टू आइडलाइज, यू गॉट टू फाइनलाइज कि हाँ जी, अगर मैंने मशीन A को चूज़ किया या मशीन B को चूज़ किया जस्ट ऑन द सेक ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कि जी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो कम से कम होगी, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. क्योंकि जब हमने देखा कि जी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी जो कम है B की, लेकिन जब हम उसको इक्वलेंट कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट बेसिस पे, EAC बेसिस पे जब हमने उसको स्प्रेड किया और उसकी हमने एन्युटी पेमेंट चेक की, तो हमें फिर पता चला कि नहीं, जो इसकी एन्युटी फैक्टर है, जो इसकी एन्युटी पेमेंट है, जो इसकी रियल एन्युटी है पेमेंट्स, दैट टर्न्स टू बी मोर इन मशीन B एज कम्पेयर टू मशीन A, एंड द मशीन A विन्स. मशीन A इज ऑलवेज द बेटर चॉइस क्योंकि आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं. थिंक अबाउट कि जी वो जो मशीन A है उसके ईयर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन B. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जिसमें एक केस 1 है, टाइमिंग दैट ऑलवेज मैटर लॉट, एंड इवन प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी में बी मोर वैल्यूएबल इफ डेफर्ड. नाउ व्हाट इज दिस? जनाब इसको ये बताया गया कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि जनाब आपकी जो पॉजिटिव एनपीवी हैं, हमें पता है कि जी पॉजिटिव एनपीवी अगर क्राइटेरियन टेरियन है और उस बेसिस पे आप कहेंगे कि ऑलवेज एक्सेप्टेड, ठीक है ना. और अगर आपका नेगेटिव है एनपीवी, ठीक हो गया, एनपीवी, तो आप क्या कहेंगे, रिजेक्ट. ये रिजेक्शन है जनाब. लेकिन व्हाट इफ कि अगर हम पॉजिटिव एनपीवी वालों को डेफर्ड कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग वी आर समहाउ delaying it, not delaying it, we are just pending it, so this deferred is basically how the pending situation है. लेकिन उसके अंदर भी ये बताया कि जी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर उसके पेंडिंग करेंगे तो पॉजिटिव एनपीवी के, दैट प्रूव्स टू बी अ गुड. एंड हाउ अबाउट दैट, दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स. क्योंकि बाज का यू आर इनिशिएटिंग कि जी आपने उसकी कैलकुलेशन की एंड दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज कि जनाब आपने कोई लैंड परचेज करना है, आपने कोई रेलवे कार्ट बिल्ड करना है, कोई फ्यूनरल हाउस बिल्ड करना है. सो इन ईदर ऑफ द सिचुएशन आप देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, यू कम आउट कि यार दैट इज समहाउ गिविंग और एडिंग योर इनटू योर वेल्थ. लेकिन सिचुएशन क्या है कि जी इवन दो यू आर डिलेइंग इट, दैट प्रूव्स टू बी अ गुड फॉर यू, क्योंकि टाइमिंग दैट डज मैटर. उस बेसिस पे आप क्या कहते हैं कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, इन्फ्लेशन एंड डिफरेंट इफेक्ट्स, दैट गोइंग टू रिड्यूस द एनपीवी इवन दो योर एनपीवी इज इन पॉजिटिव टर्म्स. In compared to in later years,
जब उसका इन्फ्लेशन का डिफरेंट एक्सपेंसेस का जब उसका कॉस्ट या उसका इफेक्ट कम होगा, जो एक्सटर्नल उसके रिसोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो जनाब कंप्रोमाइज होंगे, वो रिड्यूस होंगे, दैट गोइंग टू एड अप इन योर actual figure, the end value of the NPV. So this is very important. The actual NPV is then the current value of some future value of the deferred project, और जो आपकी actual value NPV की है वो नीचे फाइंड की गई है. That is a net future value as of date T. Let's say आप कहते हैं कि जनाब after 2 years divide by जो भी आपका एक future value है जो इसका discounting factor है, और हम यही उसको आगे जाकर देखेंगे जी हाउ इम्पोर्टेंट द टाइमिंग इज. जनाब द क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिफिकल्ट अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी. इस स्टेटमेंट की तरफ देखें तो अंडरलाइन जो मेन चीज है, जो मेन कीवर्ड है, दैट इज जनाब सर्टेनिटी. यू आर सर्टन बिकॉज ऑफ कोर्स दिस सर्टन एनवायरनमेंट गिव्स यू द आइडिया के हाउ मच risk is to be observed and then absorbed. दूसरी टर्म में जो आपकी यहाँ पे ट्रेड ऑफ है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, वो क्वेश्चन होता है. You are in a certain situation, condition, circumstances. In that situation, you are certain about your losses, certain about your risk factor, and how to absorb it, how to observe it, and you have observed it, and you are ready to absorb it as well. So this is very important. This is a trade going on between risk and return, and we first examine alternative dates for making the investment and calculate its net future value as of each date. कि आप उसकी नेट फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, जो भी कैश फ्लोज है, जो पे ऑफ्स है, हर डेट के लिहाज से, हर ईयर, हर पीरियड वाइज. लेट अस सपोज दैट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट एट डिफरेंट फ्यूचर डेट इज एज गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. एक हम देखते हैं कि जी हार्वेस्ट प्रोसेस है, लैंड है, उसको हार्वेस्ट सिचुएशन हार्वेस्टिंग करनी है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जनाब, you may harvest a set of trees at any time over the next 5 years. जनाब आप यहाँ पे दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं सेट ऑफ ट्रीज की, गिवन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिलेइंग द हार्वेस्ट, विच हार्वेस्ट डेट मैक्सिमाइजेज द करंट नेट प्रेजेंट वैल्यू. और जनाब इन्होंने क्या कहा है कि जनाब इसकी हार्वेस्टिंग जो है इन ऑर्डर टू डिलेइंग द हार्वेस्ट, कि कौन सी जो एनपीवी है इसको मैक्सिमाइज करेगी कौन सी डेट के अंदर. आइए देखते हैं कि नेट फ्यूचर वैल्यू जो है वो इन थाउजेंड्स गिवन है यहाँ पे. लेट्स से वो कहते हैं जी ईयर 1 के अंदर 50, ईयर 1 के अंदर 64, स्टार्टिंग ईयर आपका 50 है, फिर 64, 77 एंड टिल 50 ईयर तक. एंड परसेंट चेंज इन द वैल्यू दैट इज सिंपली 64.4 माइनस 50 डिवाइड बाय 50, दैट गिव यू the idea of 28.8% in a percentage value. और अगर मैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे वो बताया जा रहा है आपको कि जनाब आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये आपकी नेट फ्यूचर वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पे गिवन है. जनाब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनाब इसकी कंटिन्यूस इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे हम इस परसेंटेज के अंदर देख रहे हैं कि जनाब ये विद रिस्पेक्टिव ईयर्स डिक्रीज हो रही है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब ठीक है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज है, वो परसेंटेज चेंज आपको नीचे गिवन है. तो हमने यहाँ पे देखना है कि हाँ जी हमने फाइंड करना है इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे यू गॉट टू आइडलाइज कि जनाब इसको आपको डिस्काउंट करना पड़ना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आपने निकालना पड़ना है. तो हम जनाब देखते हैं कि जी विच इज द बेटर डेट, कि जिसके अंदर उसकी मैक्सिमम एनपीवी वैल्यू आपको मिलेगी. So we always focus how to maximize our wealth. So जनाब देखते हैं, the longer you defer cutting the timber, the more money you will make. कि जनाब आप इसको जितनी देर तक जो टिम्बर को कट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को,
द मोर मनी यू विल मेक, और पता चल रहा है कि जनाब आप क्रॉसफंडिंग ईयर्स के अंदर कैसे इंक्रीज इसकी फ्यूचर वैल्यू। हाउएवर योर कंसर्न इज विद द डेट व्हाट मैक्सिमाइजेस नेट। लेकिन जनाब यहाँ पे मेन चीज जो है, इसको अगर आप बुलेट को देखें, मेन चीज ये है कि जनाब कौन सा ईयर है वो, विच ईयर, हमें तो ये बताइए आप, विच ईयर इज द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ एनपीवी जो मैक्सिमाइज होगा, राइट। और इस बेसिस पे जनाब डिस्काउंट द नेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट बैक टू द प्रेजेंट। वाओ, वन एंड दी ओनली केस हमने पता है कि जी, जैसे हमने पता है एनपीवी क्राइटेरियन में कि वट एवर द नेट प्रेजेंट वैल्यू हियर इज बेसिकली वट एवर द इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड करेंगे जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है जी, जो भी आपको फ्यूचर जो कैश फ्लोज भी मिल रही हैं। सो आइए देखते हैं इसको। You may harvest a set of trees at any time over the next 5 years. Given the future value of delaying the harvest, which harvest date maximizes current net present value? और हमने देखा कि जी let's suppose कि जनाब अगर उसका 10% here assumed to be a discount rate, ठीक है जी, इसको यहाँ पे हमने डिस्काउंट किया at year 1, तो आपके पास जो present value आई है that is basically the 58.5 and which is in 1000, और ये आपको ईयर 1 के बारे में बता रही है। इसी तरह आप कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जबकि आपके क्रॉस पेंडिंग ईयर्स के अंदर है, तो यू गॉट टू फाइंड आउट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3, 4 एंड टिल 5, और उसको फिर आप देखेंगे कि विच वन इज द बेस्ट वन, और इसकी एनपीवी फाइंड करेंगे। हम आगे चलते हैं और इस स्लाइड में हमने देखा कि जनाब एनपीवी फॉरेस्ट इन 1 ईयर वो जनाब 64.4.110 है, एंड इफ वी कीप ऑन डूइंग इट यू कंसिडर दिस वैल्यूज। जनाब एनपीवी आपको गिवन है, ये आपकी जनाब इनिशियल सी नॉट है, ऑलवेज रिमेंबर, एंड दैट इज बेसिकली समहाउ योर C1, अगेन दिस इज योर C2, ठीक है जी, और ये जो आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और दिस इज बेसिकली योर C3, दिस इज C4 एंड दिस इज समहाउ C5, और यहाँ पे हम देखते हैं कि विच इज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल। The optimum option to harvest the timber in year 4 because this is the point that maximizes the NPV, और जनाब हमने देखा कि जो year 4 is basically somehow the best choice, वो क्या है जनाब 68.3 which is greater than the present value at 4 है, which is greater than the rest of the present value of 1, present 2, sorry NPV है, NPV of 4, NPV1, NPV2, NPV3 and NPV5, right? So this is very important to consider. जो net present value है, you calculated it, और इस calculations के बाद what you find out is exactly the same concept of what कि जनाब आपकी यहाँ पे जो भी harvest है, जो भी आपकी यहाँ पे आपने जब इसको discount किया तो पता चला कि जो आपकी year 4 है is the best choice, जिसकी net present value सबसे ज़्यादा है। Notice that before year 4 the net future value of the timber increases by more than 10% a year। हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा जनाब, दिस इज द केस, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है आपको कि जनाब आपका जो रिटर्न है, ठीक है जी, चेंज इन दी वैल्यू, आप कहते हैं कि जनाब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज आपका R1, R2, R3, R4, दैट इज समहाउ ग्रेटर देन 10%, और इसके अंदर आप देख रहे हैं दिस चॉइस ओनली दिस वन 9.4% which is basically somehow, आप यहाँ से यूं कर लें एक जस्ट मिनट कि जनाब ये जो आपकी है कि 9.4% इज somehow जो 10% है ये ग्रेटर है 9.4
4% से। सो यहीं पे आपको वो बता रहा है, उस स्लाइड पे हम वापस चलते हैं जस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द आइडिया कि जनाब नोटिस दैट बिफोर ईयर 4 द नेट future value of the timber increased by more than 10% a year. The problem of optimal timing of the investment uncertainty is much more complicated. इसमें आप certain थे, ये जो आपका है सिचुएशन ऑब्वियसली उन्होंने ये बताया, लेकिन व्हाट अबाउट अनसर्टेनिटी, राइट? अनसर्टेनिटी यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि वेयर यू स्टैंड, और इस अनसर्टेनिटी को यू गॉट टू अप्लाई द फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उस बेसिस पे जनाब आप मेक इट ए सर्टन सिचुएशन, जो कि हम लेटर लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा उसके अंदर कि जो टाइमिंग्स है दैट डज मैटर एज वेल, और उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हमने देखी कि जनाब उसके अंदर अगर टाइमिंग्स वाइज हम देखें कि जी वाइल हार्वेस्टिंग द ट्रीज और डूइंग और परफॉर्मिंग एनी प्रोजेक्ट, अगर हम किस ईयर के अंदर जाएंगे जो हमको बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट देगा, और बेसिस पे हमने देखा जो ईयर 4 था दैट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ यू कीप ऑन डिलेइंग द प्रोसेस, एंड दिस इज द एक्चुअली द फिनोमेना जिसके अंदर हमने जब उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की तो उसमें पता चला कि जनाब ईयर 4 इज द बेस्ट चॉइस, राइट? नाउ case 2, the fluctuating load factor, that is again a very important consider the farming problem. A widget manufacturer operates 2 machines, each of which has a capacity of 1000 units a year. कोई भी मशीन है जो कि कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बना रही है ईयर, दे हैव एन indefinite life and no solid value, and so the only cost are the operating expenses of $2 per widget. If the discount rate is 10%, जनाब यहाँ पे हम देखते हैं कि this is a discount factor जो कि 10%, and the machine are kept indefinitely, the present value of the cost is $100,000, और इसके अंदर हम देखेंगे जनाब उसका फाइंड आउट करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग लोड फैक्टर्स के अंदर एनुअल आउटपुट पर मशीन 2 ओल्ड मशीन है दैट इज 750, ये जनाब आपकी है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मशीन दैट 2 इंटू 750 विच इज इक्वल टू 1500 को हमने जनाब इसको 10% डिस्काउंट किया, यू गॉट दिस, एंड 2 मशीन्स का जो ऑपरेटिंग है वी फिगर आउट 30,000 एग्जैक्टली द सेम 2 ओल्ड मशीन्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनुअल आउटपुट पर मशीन है वो 750 यूनिट्स है, अगर 2 पुरानी मशीन को हम देखेंगे, और इसमें जब ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 2 पर यूनिट के हिसाब से हम इसको देखा तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लेट्स से कि $2 पर और नंबर ऑफ यूनिट्स $1500 इस पे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ रही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे, जब इसको डिस्काउंट किया इसी वैल्यू को कि रिमेंबर दिस इज बेसिकली द कॉस्ट, एंड जब उसकी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो पता चला 30,000 है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि जनाब 2 मशीन है जो कि 1000 यूनिट्स हैं, ए ईयर दे हैव इंडेफिनिट लाइफ, नो सॉलिड वैल्यू, कहते हैं कि कोई इसकी सॉलिड वैल्यू नहीं है, इंडेफिनिट लाइफ है, हमने अज्यूम किया है, एंड $2 पर विजिट है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से यू कैन इजीली फिगर आउट कि जी उसकी कॉस्ट क्या आएगी ऑपरेटिंग, और इसको डिस्काउंट करेंगे तो जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट इज 30,000, और वो हमने जब निकाली 2 मशीन्स की तो पता चला कि जी एनुअल आउटपुट पर मशीन है 750 है, 750 पर यूनिट के हिसाब से हमने देखा 2 ओल्ड मशीन्स के लिहाज से, ठीक है। आइए देखते हैं कि द कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू रिप्लेस दीज मशीन विद न्यू इक्विपमेंट। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे जो बात आ रही है, जो आपने मेन चीज है दैट इज कि जनाब आपके पास ओल्ड मशीन है, ठीक है जी, आया कि इसको रिप्लेस करेंगे कि नहीं, रिप्लेस यस या नो। द न्यू मशीन हैज अ सिमिलर कैपेसिटी एंड so 2 would still be needed to meet peak demand. Each new machine costs extra 6,000, जनाब ये मेन चीज है, and last indefinitely. Operating expense only $1 per unit. इसकी obviously जनाब उन्होंने कहा कि जी पहले हमारे पास ओल्ड मशीन की आ रही थी $2, लेकिन अगर रिप्लेस करके जो न्यू मशीन की होगी जनाब, इधर हम न्यू मशीन अगर लिखते हैं so that only cost you only $1. So obviously there is a already a रेवेन्यू जनरेशन या सेविंग्स कह लें आप ऑफ $1, राइट। नाउ हम देखते हैं आगे कि जी एनुअल आउटपुट पर मशीन इज 750 यूनिट्स,
ठीक है जी, लेट कंसिडर दिस इज बेसिकली द 750 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 1000 यूनिट्स, और कैपिटल कॉस्ट पर मशीन $6000। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 750 बन गए दो नए मशीन्स की। लेकिन रिमेंबर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो प्रेजेंट वैल्यू हमने वो भी फाइंड कर, जो इसकी है $6000 है, प्लस करेंगे ये जो कॉस्ट है इसके अंदर, उसको डिस्काउंट करेंगे तो 13,500 पड़ रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जब उसको हमने देखा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो 27,000 समथिंग है, जो कि प्रीवियस मशीन से, कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी ओल्ड मशीन जो कि आपकी टोटल थी, प्रेजेंट वैल्यू थी 30,000 विच इज ग्रेटर देन द न्यू मशीन, जो कि आपकी जनाब है 27,000 टोटल। तो इसके अंदर जब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, therefore it scraps both old machines and buys 2 new ones। वजह उसकी क्या है जनाब, कि जी हमने जैसे देखा कि जनाब उसकी जो मशीन ओल्ड मशीन है दैट कॉस्ट, जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी कॉस्ट थी दैट कॉस्ट मोर एज कम्पेयर टू न्यू मशीन, जब उसको रिप्लेस करेंगे। एंड द ओनली रीजन इज कि जो न्यू मशीन आ रही है उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जी उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम से कम है। एंड द कंपनी वाज क्वाइट राइट इन थिंकिंग दैट द टू न्यू मशीन्स आर बेटर देन द ओल्ड वन, बट unfortunately it forgot to investigate a third alternative to replace just one of the old machines। अगर एक और अल्टरनेटिव है, लेट्स से हमने जी पहले अल्टरनेटिव देखा ये, दिस इज थर्ड, ठीक है जी, और उसने कहा कि जी व्हाट अबाउट कि जी दो जो ओल्ड मशीन है, 2 ओल्ड मशीन्स, उसकी जगह अगर हम सिर्फ रिप्लेस करें ओनली 1 ओल्ड मशीन, फिर क्या है जी हमारे पास चॉइसेस, क्या फिर हमारे पास चांसेस है। ऑब्वियसली जो 2 न्यू मशीन है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही है रिप्लेसमेंट की और सारा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी ओल्ड मशीन है वो जो ऑलरेडी चल रही है उसकी भी लाइफ, जो सॉल्वेज लाइफ है वो एक अनलिमिटेड है, यू नो, और उसके अंदर आपको कोई जो मेन चीज़ है ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा पड़ रही है। व्हाट इफ हमें एक और भी अल्टरनेटिव देखते हैं कि जी हम एक ही मशीन को रिप्लेस करते हैं कंपेयरिंग टू हम दोनों को अगर रिप्लेस कर दें तो हाउ अबाउट दैट। तो इसको हम देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड फैक्टर्स के अंदर कि जी एनुअल आउटपुट पर मशीन, लेट्स से हम कहते हैं कि जी ओल्ड मशीन 500 यूनिट्स और वन न्यू मशीन 1000 यूनिट्स को देख लेते हैं। कॉस्ट पर मशीन जो कि इसकी 0 है ओल्ड की और इसकी 6000 है, दैट इज अ कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई किया 1000 यहाँ से निकल रही है आपकी और 1000 को डिस्काउंट किया तो 10,000, ये एक ओल्ड मशीन से है, ऑलवेज रिमेंबर। और जो न्यू मशीन है 1 न्यू मशीन वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, इसको जो हमने कॉस्ट को ऐड किया और इसको ऐड करके डिस्काउंट किया, ये देखिए जी 6000 और 1000 तो 16,000, जब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल गिव्स यू दी $26,000। नाउ अगर हम इधर देखें कि जनाब अल्टरनेटिव्स, और इसके अंदर हम देखें 1, 2 एंड 3। 1 के अंदर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज $30,000। अल्टरनेटिव 2 के अंदर 27,000 और अल्टरनेटिव 3 के अंदर जो आपकी आ रही है दैट इज 26,000। और यहाँ पे जो कम्बिनेशन है वो हम देख लेते हैं, कम्बिनेशंस, और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। कॉम्बिनेशंस के अंदर आप ये देख रहे हैं 2 ओल्ड मशीन्स, इसमें हम देख लेते हैं कि जनाब आपकी 2 न्यू मशीन्स, और थर्ड अल्टरनेटिव जो है 1 ओल्ड प्लस 1 न्यू मशीन्स। और उसके अंदर जब आप देखते हैं कि विच अल्टरनेटिव इज द बेस्ट वन, जो कि कॉस्ट सबसे कम है प्रेजेंट वैल्यू, एंड दैट इज $26,000। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा इसके अंदर कि जब आपके जो लोडिंग फैक्टर्स हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड फैक्टर्स है, दैट इज आल्सो मैटर लॉट, कि जब इसके अंदर यू गोइंग टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन दैट ब्रिंग डाउन द कॉस्ट फैक्टर। और उस बेसिस से हमने देखा कि जब आपकी अल्टरनेटिव 1 के अंदर दैट इज प्रोड्यूसिंग समहाउ द प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ $30,000। फिर हमने देखा कि जनाब अगर
30,000 है तो 2 ओल्ड मशीन का जो हाउ अबाउट कि जब रिप्लेस कर देते हैं इनको, जब हम रिप्लेस करेंगे इसको विद द 2 न्यू मशीन्स, उसकी जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट इज अ मेन कंसर्न, और उस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कम से कम है, जो कि $1 पर आपको ऑपरेटिंग यूनिट्स पर पड़ रही है, $1 पर प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट, तो जब उसको नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे आप करेंगे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो कम से कम होगी, जो कि $1 थी, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू जो कॉस्ट है इफ़ यू रिप्लेस बोथ ऑफ द ओल्ड मशीन, तो आपको जो मिलेगा दैट इज 27,000 जो प्रेजेंट वैल्यू है जिसकी आपकी कॉस्ट बन रही है. नाउ द थर्ड अल्टरनेटिव वाज द बेस्ट चॉइस विच इज 26,000 जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट है, और उसकी क्या थी कि जो आपका फर्स्ट जो आपकी आप क्या कहते हैं कि जनाब आप कहते हैं कि एक ओल्ड मशीन जो है आप छोड़ दें और रिप्लेस कर दें एक न्यू मशीन के साथ. सो जब कंबाइन करेंगे कम्बिनेशन ऑफ 1 ओल्ड एंड 1 न्यू, हाउ अबाउट इट कि जी वो आया कि बेटर चॉइस है कि नहीं, और हमने देखा दैट इज ऑलवेज द बेटर चॉइस. सो ऑलवेज थिंक अलोंग. और इसके अंदर मेन चीज हमने जो डिस्कस की कि जी आमतौर पे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं या आमतौर पे हमारी जो प्रैक्टिसेस हम देखते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं कि जनाब एक चीज़ है उसको स्क्रैप कर दो, ओल्ड है उसके रिप्लेस कर दो उसको न्यू के साथ. लेकिन हाउ अबाउट कि जी एक जिसकी लिमिटेड और दोनों की अनलिमिटेड हो बेशक, लेकिन अगर उनकी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं है, इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, जो कि इनडेफिनेट है, हाउ अबाउट इट हम उसको अज्यूम कर लेते हैं एंड देन ट्राई टू फिगर आउट, तो पता ये चलता है कि जनाब अगर आप कंबाइन कर लेंगे, कम्बिनेशन बना लेंगे तो आपको कॉस्ट जो है कम से कम देनी पड़ेगी. सो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द ऑप्शन, द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, और वो आपको कम्बिनेशन से मिलेगा. Now we're going to see another example, which is United Automation is able to sell one of its 2 milling machines. Both machines perform the same function but differ in age. The newer machine could be sold today for 50,000. मैं यहाँ पे देख लेता हूँ. This is somehow the 50,000. Its operating cost are 20,000 a year, but in 5 years the machine will require a $20,000 to overhaul. Thereafter operating cost will be 30,000 until the machine is finally sold in year 10. ये year 10 के अंदर sold हो रही है. Let's say मैं कहता हूँ कि जी year 10 for 5,000. The older machine could be sold today for 25,000. कि जी जो एक old machine है वो today की date में 25,000. If it kept, it will need an immediate 20,000 overall, और इसके cost भी पड़ेगी. Thereafter the operating cost will be 30,000 a year until the machine is finally sold in year 5 for 5,000. And the older machine could be sold today for 25,000. अगर हम ये देखें कि जनाब ये 25,000. If it is kept, it will need an immediate 20,000 overall. Thereafter, operating cost will be 30,000 a year until the machine is finally sold in year 5 for 5,000. Both machines are fully depreciated for tax purposes. The company pays tax at 35%. Cash flows have been forecasted in real terms. The real cost of the capital is 12%. And machine would United Automobile sell. Explain the assumption underlying your answers. Now the solution: in order to solve this problem, we calculate the equivalent annual cost for each of the 2 alternatives. Alternative 1, आप जनाब इसके अंदर equivalent annual cost find करेंगे जनाब. Alternative 1 sell the new machine. If we sell the new machine, we receive the cash flow from the sale, pay taxes on the gain, and pay the cost association. So first thing is that we're going to receive the cash flow. जो भी आप cash flow है from sales, you got to pay the taxes on the gain and pay the cost, और जो भी cost इस पे आएगी, keeping the old machine cost on keeping the old machine, right जी. और उस अल्टरनेटिव को हम देख लेते हैं कैलकुलेट करते हुए कि दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन. दिस इज जनाब 50,000, हम इसको कहेंगे दीज आर बेसिकली इन थाउजेंड्स. ये आपका टैक्स है, दिस इज समहाउ द टी, एंड वी गोइंग टू सिंपली टेक दी जो आपका MARC, जो आपका एक रिड्यूसिंग जो टैक्स परफॉर्मा है, उसे आप जब हम करेंगे 30, 30, 30, 30 एंड 30 डिस्काउंट कर रहे हैं, प्लस जो 5, 1.12 उसको जब आप एवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, दैट गिव्स यू दी माइनस $93.80. The equivalent annual cost for the first year period is completed as follows. जो आपने EAC फाइंड आउट किया, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर है, एन्युटी फैक्टर हम कह लेते हैं इसको. These are the annuity factor. और उसके बाद जब आपके पास EAC है, दैट इज बेसिकली समहाउ कि जनाब आपने फाइंड आउट करना है
PV आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो फाइंड किया आपने, दिस इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू EAC इंटू एन्युटी फैक्टर 5 टाइम्स पीरियड 12%। इसका एन्युटी फैक्टर ये फाइंड किया, जो EAC है जो आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है ऑफ 1 इज -26 और एन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ 26,000 minus is showing this is basically the cost, and this is 26,020. Now alternative 2 क्या, sell the old machine. If we sell the old machine, we receive the cash flow from the pay, taxes, gain, again the same operation हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पता ये चला जनाब, इसको जब हमने टैक्स भी दे दिया और जब हमने इसको डिस्काउंट किया वैल्यूज अप टिल ईयर 10, तो आपके पास जो फिगर आई ये है जनाब -$127.51। द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट फॉर द 10-year पीरियड इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। हमने देखा जो प्रेजेंट वैल्यू है जनाब 2 की, उसको उसी तरह ही आपने, ये डिस्काउंट फैक्टर है, हम इसको कह देते हैं जी एन्युटी फैक्टर इन ईयर 10 जो कि 5.650 है एट 12% एट टाइम ईयर 10। तो जनाब उसका आपके पास जो EAC है, जब इसको आप रिप्लेस करेंगे दैट 22,570। दस द लीस्ट एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव सेल द ओल्ड मशीन बिकॉज दिस अल्टरनेटिव हैज द लोएस्ट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। क्योंकि अगर आप दोनों कॉस्ट को देख लें तो ये 26,000 है और ये 22,000 है, तो ऑब्वियसली द अल्टरनेटिव 2 इज द बेस्ट चॉइस, एंड इन दिस वे द ओल्ड मशीन is the best choice right now, which is can be calculated or through EAC जो कि equivalent annual cost है। So dear student, इसके अंदर हमने देखा कि जनाब अगर आपके पास different choices हैं, you simply try to find out the present value of that annual payment जो आपने find out की हुई है, ठीक है। जब आप इसको discount करेंगे, once you discounted it, you get the actual present value, और जब आप EAC निकालेंगे तो हमें पता है that is simply the multiplication of what कि the present value is equal to EAC into the annuity factor। और उसके मुताबिक जब हमने इसको अरेंज किया तो हमने दोनों अल्टरनेटिव्स के देखे जो कॉस्ट आपको पड़ रही है, एंड दिस इज एक्चुअली यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट जिसकी कम से कम होगी ऑप्शन की, यू गो फॉर दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज इट। जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए, we discuss about the project analysis, जो आपके project analysis जिसके अंदर हमने देखा कि जनाब when you are in the situation where you got to analyze the projects, how to calculate it and what to choose and what not, if and buts उसकी situation होती है। so this is a situation where it gets very complex। और इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जनाब कोई भी एक सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस नहीं होती। आप की जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं दैट गोइंग टू डिस्टर्ब द कैलकुलेशंस ऑल टुगेदर। सो इन दैट बेसिस यू गॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर इन योर कैलकुलेशंस टू अवॉइड द मिस्टेक्स। फिर हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट इंटरेक्शन की एक प्रोसेस, और हमने देखा कि जनाब जब आपके पास चॉइसेस आइदर और की जो प्रोजेक्ट्स के अंदर बनती है आ जाती हैं, जिसके अंदर हमने रियल जो टेंजिबल एसेट्स है एक दो एग्जांपल्स देखी मशीन्स की, तो इसमें हमें पता चला कि जनाब दिस इज वन ऑफ द केस वेयर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज अ सिचुएशन वेयर यू बेसिकली focus on the project interactions, and this is what the situation of project interaction, and in that cases then you got to choose the best alternatives। फिर हमने उसके अल्टरनेटिव डिस्कस किए जिसके अंदर हमने देखा कि हाउ टू बेसिकली गो अलॉन्ग विद योर प्रोसेस और द कैलकुलेशंस। दिस इज वन द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, एंड देन वी गो विद द रिप्लेसमेंट कि जनाब अगर हम डिफरेंट कम्बिनेशन बनाते हैं, वी गो ऑन रिप्लेसिंग द होल एसेट्स, हाउ अबाउट इट, क्या है कि आपकी लीज कॉस्ट आपको इनकर होगी कि नहीं। फिर देन वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट इंटरेक्शन, द टाइमिंग्स ऑफ इट, टाइमिंग्स डज मैटर अलॉट, और टाइमिंग्स की बेसिस पे हमने देखा कि जनाब अगर इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो ईयर वाइज आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं ऑन द ईयर बेसिस के अंडर विच सर्कमस्टांसेस किस ईयर के अंदर आपको सबसे ज्यादा फायदा है। And then we discuss about the fluctuating the load factors. In that situation again we discuss about the alternatives by switching the load factors, और इस बेसिस पे हमने देखा कि जनाब जब आप उसकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस की जो भी मशीन्स के अंदर है, जब आप उसको आप कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, और आप हमने 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव देखे कि एक के अंदर आप जब सिंपल यू गो अलॉन्ग वट एवर द ऑप्शन यू गॉट जो ओल्ड मशीन्स के साथ, फिर सेकंड अल्टरनेटिव के अंदर जिसके अंदर आप देखें कि नहीं जनाब इसको स्क्रैप कर दें और इसको आप चेंज कर दें ऑल टुगेदर एंड रिप्लेस देम विद द न्यू वंस।
तो इसके अंदर हमने देखा कि जी हाउ इट गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट, एंड देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि जब आपने जनाब एक ओल्ड वन को एक न्यू वन को जब उसको कंबाइन किया, उसका कॉम्बिनेशन बनाया, एंड देन गोइंग टू एवेल्युएट द कॉस्ट, तो पता चला कि उसके अंदर जो कॉस्ट थी वो सबसे कम देनी पड़ी. So this is where we end now. See you on the next lecture. Allah Hafiz.